कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैक टू कॉलेज पर। मैं हूं मोहन दोस्तों, और आज हम करेंगे 2012 में जो पेपर आया था यूजीसी नेट का वो। इसके अंदर आए हैं 75 क्वेश्चन। और आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने सारे ही पेपर डाल दिए हैं यूजीसी नेट के विद डिटेल हैं। आपको अच्छा लगेगा अगर आप सारे क्वेश्चन पढ़ के देखते हो। और क्योंकि नेट में क्या है 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर हम इन पे पकड़ बना लें 10-15 क्वेश्चन के ऊपर तो बहुत हमें बेनिफिट मिलता है। अगर इनमें से ही गलत करके आएंगे तो हमारा स्कोर कट ऑफ के पास नहीं पहुंच पाता। कई बार 1 नंबर से 2 नंबर से ऐसे हम रह जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर जो वैदिक नदी दी गई हैं और इनका जो वर्तमान प्रारूप है वो मिलाना है कि कौन सी नदी का पहले क्या नाम था। तो पासा बोलते हैं व्यास को, पुरुषनी बोलते हैं रावी को, वित्सता बोलते हैं झेलम को, स्तुद्री बोलते हैं सतलुज को। तो ये हैं वैदिक संहिताओं में क्या है 31 जो नदियों का उल्लेख है ये आपने याद रखना है। 25 का उल्लेख जो है केवल ऋग्वेद में है और 21 नदियों का उल्लेख जो है ऋग्वेद के नदी सूक्त के अंदर मिलता है। और सिंधु नदी क्या है इसमें सर्वाधिक बार उल्लेख है उसका। और सर्वाधिक जो पवित्र नदी है इनकी आर्यों की वो सरस्वती नदी थी। एशिया माइनर के जो बोग्ज कोई अभिलेख में निम्नलिखित वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो ये दोस्तों इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्या, इन 4 देवताओं का वर्णन मिलता है। और ये 1400 ईसा पूर्व का ये अभिलेख हमें मिला है, उसके अंदर इनका जिक्र हुआ है। और ये जो है आर्यन के जो देवता थे उनसे सामंजस्य रखते हैं, जैसे इंद्र युद्ध के और वर्षा के देवता, वरुण समुद्र के देवता, ऋतु के देवता। तो इस हिसाब से मित्र आकाश के देवता दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णित है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंध था। तो वह दोस्तों त्रित्सु जो ये है इस वंश से संबंध रखता था। और राजा जो सुदास था इसके विरुद्ध 10 अन्य राजा लड़े थे, यानी कि इसके अगेंस्ट 10 राजा थे जिसमें 5 आर्य थे और 5 आर्योत्तर जन थे। तो ये राजा सुदास इसमें जीत जाता है। और इस ये पारिजात जनों में सबसे प्रमुख जो पुरु थे, यानी कि जो पराजित हुए थे उनके अंदर सबसे प्रमुख पुरु थे। पुरु भी इनके साथ थे तो वो भी हार गए थे। कथन कारण देखिए, ये क्वेश्चन बार बार आता है और पहले इन दोनों को देखना होता है ये सही है या गलत है, फिर इनको क्योंकि लगा के देखना पड़ता है कि ये रीज़न सही है इसके लिए या नहीं। तो पहले देखते हैं, यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस सूचित करता है कि भारत पारसिक साम्राज्य का 20वां तथा सबसे समृद्ध सत्रपी सूबा या प्रांत था। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, यहाँ पे ये सही दिया गया है। सिकंदर के आक्रमण 327 से 226 ईसा पूर्व तक भारत में समस्त पारसिक प्रभाव लुप्त हो चुका था। तो ये यहाँ गलत दिया गया है दोस्तों। सिकंदर के आक्रमण के बारे में जो है बताया गया है ये यहाँ गलत होगा। तो इसका सी राइट आंसर है, यानी कि ए सही है और आर गलत है। क्योंकि अब रीज़न देखिए इसके बारे में कि भारत में जो है समस्त जो पारसी प्रभाव था वो बना हुआ था, तो ये इसलिए ये सेकंड वाला गलत हो गया। किसने निम्नलिखित जो वक्तव्य दिया है कि भगवापी क्षत्रियो अहमपी क्षत्रियो, यानी कि भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूँ। तो ये अजातशत्रु बोलता है ऐसी बात। तो अजातशत्रु जो था हर्यक वंश का था और इसने ऐसा बोला है। जो राजगृह में बुद्ध के जो अवशेषों पर स्तूप का इसने निर्माण करवाया इसके टाइम में हुआ है। निम्नलिखित में से किस संगम कवि ने नंद वंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया। तो ये है मामूलनार। और ये क्वेश्चन आया है 4th टाइम नेट में, रिपीट सेम। और ये आप डिटेल पढ़ सकते हो। शिल्पाधिकारम की जो रचना है इलंगो अडिंगल ने की थी। और सेन गुट्टवन को जो यशोगान है संगम युग के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवियों की श्रेणी में आने वाले परनर ने किया है। तो सेन गुट्टवन का परनर, यानी कि आश्रित था सेन गुट्टवन परनर का। ये अधिकारी हैं और इसका विभाग है, इनको मैच करना है कि कौन सा किससे संबंध रखता है। तो जो सन्निधता होता है ये होता है कोषागार का स्वामी। और जो समाहर्ता होता है यह होता है कर विभाग का कर संग्रह विभाग का स्वामी। पण्याध्यक्ष जो होता है ये होता है वाणिज्य का स्वामी। अंतर्वशिक जो होता है रानीवास के रक्षक दल का स्वामी। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट। और 26 अध्यक्षों का उल्लेख होता है, यानी कि इसके जो
स्रोत मिले हैं, जैसे अर्थशास्त्र के अंदर 26 अध्यक्षों का विवरण है और 18 तीर्थों का वर्णन है। उनमें से मेन यहाँ दिए गए हैं और ये भी आपको अच्छे से कर लेने हैं। व्यवहारिक दीवानी वाले को बोलते थे। तो इन शासकों को संबंध व्यक्ति से सम्मिलित करना है, जो आगे नेक्स्ट पेज पे दिए गए हैं। तो ये किस टाइम में कौन सा व्यक्ति या दूत यहाँ आया, तो यह पढ़िए। तो बिम्बसार के टाइम में जो आया था वो आया था, यानी कि बिम्बसार के टाइम पीरियड में आया क्या, ये जीवक इसका राजवैद्य था। और बिंदुसार से जो संबंध रखता है इस क्वेश्चन के अनुसार, ये डाइमेकस था जो इसके दरबार में आया था, जिससे 3 चीज़ों की डिमांड करता है बिंदुसार। अंजीर और एक राजदूत की डिमांड करता है और एक शराब की डिमांड करता है। तो राजदूत भेजने से जो डाइमेकस का जो वहाँ का राजा था फिलाडेल्फ, तो वो मना कर देता है। तो ये इसके बारे में है। अजातशत्रु देखिए, अजातशत्रु जो है, अजातशत्रु का यहाँ इससे बनेगा वसस्कार इसके टाइम में हुआ है, क्योंकि ये वसस्कार वही है जो लिच्छवी संघ को हराने के लिए महात्मा बुद्ध से थोड़ा पता करने जाता है कि कैसे इनको हराया जाए। तो महात्मा बुद्ध इसको सलाह देता है, तो वो ये वसस्कार है। गोंडो फर्नेस के टाइम में क्या हुआ था, सेंट थॉमस आया था भारत के अंदर, और ये ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। यहाँ पे ये थोड़ी बहुत डिटेल भी दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हो। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य की अवधि की एक विशेषता विदेशी व्यापार की वृद्धि को प्राय स्वीकार किया जाता है। निम्न कारणों में कौन सा जो वृद्धि में सहायक नहीं हुआ था, तो भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया, ये यहाँ गलत है, क्योंकि भारत में कभी भी एंशिएंट टाइम में इतनी राजनीतिक दृष्टि से एकता नहीं थी। तो ये सभी यहाँ पे सही दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं डिटेल नहीं कराऊंगा दोस्तों, ज़्यादा जो मेन होगा वही कराऊंगा, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो ये चली जाएगी। तो इनको मैच करना था। तो जो सांची का स्तूप है, ये सारिपुत्र और मोदगलायन के अस्थिवशेषों से युक्त है, यानी कि यहाँ पे अस्थिवशेष और ये मिलते हैं। जो जुन्नर है, ये जुन्नार जो है, ये इसके हिसाब से इसका बनेगा वर्तुल विन्यास वाला ये चैत्य है। और एलोरा जो है, सब जानते हैं कि हिंदू बौद्ध और जैन धर्मों का ये प्रतिनिधित्व करती है। और जो नालंदा है, ये सबसे ऊंचा नालंदा के अंदर बौद्ध स्मारक है। इस क्वेश्चन के अनुसार जो यहाँ ये हो रहा है, तो आप इससे इसको मैच कर सकते हो। पॉज करने के बाद थोड़ा डिटेल भी आप यहाँ पढ़ सकते हो। और एलोरा के अंदर 34 गुफाएं हैं जो हिंदू बौद्ध और जैन धर्मों से संबंध रखती हैं। यहाँ पे सिक्के और जो सिक्कों पर प्रदर्शित आकृति है और शासक है, इसमें हमें बताना है कि सही सुमेलित जो नहीं है, तो ए वाला सुमेलित नहीं है, चक्कर पुरुष दत्त इससे संबंध नहीं रखता, तो ये गलत दिया गया है। कनिष्क के सिक्कों पर अर्दोक्षो है, अंगथोकलिस के बलराम की है, और रजवुल की पलस की आकृतियाँ बनी हुई हैं सिक्कों के ऊपर। निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी तथा जिसका औचित्य उसके द्वारा स्वमेघ सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादन करने से सिद्ध होता है? तो ये प्रवरसेन प्रथम था। इसने चार अश्वमेघ यज्ञ किए हैं, सबसे ज़्यादा इसने ही किए हैं शायद। ये वाकटक वंश का था और इसने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए और सम्राट की भी उपाधि इसने धारण की थी। तो ये था इसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट सा। शैलेंद्र नरेश श्री बालपुत्र दत्त नालंदा निर्मित एक विहार के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक के ने 5 ग्राम इसको गांव जो थे दान में दिए थे? तो ये दिए थे देवपाल ने। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये दान लेने मांगने वाला डिमांड करने वाला शैलेंद्र नरेश श्री बालपुत्र था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जावा के शासक थे शैलेंद्र वंशी। 5 गांव इनको बौद्ध मठ बनाने के लिए दे दिए गए थे। और देवपाल ने ही क्या किया था, ओदंतपुरी का निर्माण किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, फर्स्ट पेपर में ये पूछा जा सकता है कि जो ओदंतपुरी जो बिहार के अंदर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये ओदंतपुरी में, क्योंकि फर्स्ट पेपर में लास्ट टाइम में क्या पूछा गया है कि जो गंगा नदी के किनारे कौन सा विश्वविद्यालय था एंशिएंट टाइम में? तो नालंदा के ऊपर, यानी कि गंगा नदी के किनारे था विक्रमशिला। कई बच्चों ने उसका नालंदा लगाया।
तो गलत होगा। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट पेपर के अंदर भी हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये आधुनिक नाम है और प्राचीन नाम है। तो दसपुर को बोलते थे पहले मंदसौर, और द्वार जो समुद्र है समापा जोगड़ को बोलते थे, माध्यमिका नागरी को बोलते थे, द्वार समुद्र जो हेलीब्रिड को बोलते थे। तो इसके राइट आंसर है। यहाँ से आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। माध्यमिका जो है राजस्थान में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगर था और जिसे वर्तमान में नगरी के नाम से जानते हैं। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? तो ये थी मदुरा के अंदर, और ये कपाटपुरम में हुआ था। सेकंड वाला ये अपने याद रखना, पहला और तीसरा जो हुआ था मदुरा में और दूसरा हुआ था कपाटपुरम में। और तीसरे संगम की पीठ जिसके अध्यक्ष नकीरर थे, ये भी आपको याद रखना है। अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौमिक शासकों में की है? तो ये थे मान्य खेट के राष्ट्रकूट, इनकी इन्होंने गणना क्या है 4 सार्वभौम शासकों में इनकी गणना की है। तो ये यहाँ डिटेल पढ़ सकते हो। दत्ती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी इसकी राष्ट्रकूट की 753 ईस्वी में राजवंश की। और सही सुमेलित जो नहीं है वो है सी, ये गलत दिया गया है यहाँ पे। शूद्रक की मृच्छकटिकम है, श्रीहर्ष की निषादीय चरित्र है, और राजशेखर की विदशाल भंजी का बुक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी बुक्स हैं। पूर्व मध्य काल में क्षेत्रीय राजनीति के उदय के साथ साथ दरबारी कवियों द्वारा राजाओं की जीवनी लिखने का क्रम प्रारंभ हुआ। तो यह पूर्व मध्य काल की बात कर रहा है यहाँ पे। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो बिल्कुल सही कह रहा है ये पूर्व मध्य। संध्याकार नंदी का जो रामचरित्र है शैलेश शैली में लिखा गया है, और इसमें महाकाव्य के नायक राम की कथा के अतिरिक्त पाल नरेश रामपाल का भी विवरण मिलता है। तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही बात कर रहा है, और जो है सही व्याख्या भी बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ ऊपर दी गई है वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि कारण भी बिल्कुल डिट्टो सही दिया गया है। भारत के एक बड़े भाग को समेकित किया, ऐसा नहीं है दोस्तों, पूरी तरह से वो पूरे भारत को वो नहीं कर पाए थे, तो ये गलत दिया गया है यहाँ पे। दिल्ली सल्तनत की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने इस्लाम और कुछ आदिवासी संबंध स्थापित करके सैन्य अभिजात वर्ग को अपनी सैन्य शक्ति का आधार बनाया। ये यहाँ सही दिया गया है। तो इस हिसाब से ए गलत होगा और आर सही होगा। तो ये सी इसका राइट आंसर रहेगा। आप डिटेल भी यहाँ पढ़ सकते हो। इस्लाम और कुछ आदिवासी सैन्य संबंध करके अभिजात्य वर्ग को एक अपने सैन्य शक्ति का आधार बनाया। ये बिल्कुल बात सही दी गई है सल्तनत के संबंध में। तुर्कान चहलगानी का उल्लेख किसने सबसे पहले किया है? तो ये किया है फुतुहुत उस सलातीन में। ये इसामी की रचना है, इसमें आप पढ़ सकते हो। और ये लिखी थी इसने बहमन शाह के काल में, और 40 गुलामों का ये गुट था, इसको बोलते थे तुर्क चहलगानी, जिसको बलबन ने समाप्त कर दिया था, लेकिन इल्तुतमिश के टाइम में ये बना था। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? तो ये हराया था तरगी ने। ये आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। दक्षिण विजय की थी मलिक काफूर ने। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बताए गए खाने जहां तेलंगानी के मकबरे के बारे में नई शैलीगत विशेषताएं पाई गई जाती हैं, तो ये है योजना में अष्टभुजिया। तो ये योजना के अंदर अष्टभुजिया था। तो ये आप यहाँ इसकी डिटेल पढ़ सकते हो दोस्तों। मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो काफ़ी वीडियो खींचेगी ये। सल्तनत चित्रकला की किस शैली ने मुग़ल शैली की चित्रकला की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया? तो ये किया था चोर, पचासिक, लोर, चद्दा और इंडो पर्शियन। तो आप इसकी भी डिटेल पढ़ सकते हो। जहांगीर ने अंगराजा के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना करवाई थी। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। भारत के मुस्लिम वास्तुकला में 9 नोकदार मेहराबों का जो पहली बार प्रयोग किया गया था, तो वो कब किया गया था? ये किया गया था शाहजहाँ के भवनों के अंदर 9 नोकदार महलों का, यानी कि मेहराबों का प्रयोग शाहजहाँ के भवनों में किया गया था। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो कि यह स्वर्णकाल था, उसके टाइम में ताजमहल आगरा का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। तो समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजिद की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी शाहजहाँ को, मुजद्दिद बोलते हैं इसको। तो ये इसका पूरा नाम दिया गया है शाहजहाँ अब्बू मुजफ्फर
शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान सानी, ये बना था शासक 24 फरवरी 1628 को। और ये इनके दर्शन हैं और इनको संबंध करना है तो रामानुज विशिष्ट अद्वैत से संबंधित है, विशिष्ट अद्वैत दर्शन से। चैतन्य है गौड़ीय वैष्णव धर्म से। वल्लभाचार्य का है पुष्टि मार्ग। नानक का है निर्गुण भक्ति से संबंध रखते थे ये। इनको आपस में संबंध करना है कि कौन से संप्रदाय से कौन सा था। तो कादरी संप्रदाय से थे शाह नियामतुल्लाह। नक्शबंदी संप्रदाय से थे ख्वाजा बाकी बिल्ला, और ये बाकी बिल्ला बाबर के टाइम में थे। फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित है यहाँ पे बदरुद्दीन समरकंदी। सतारी संप्रदाय से शाह अब्दुल्ला, और इसी सतारी संप्रदाय से हुमायूं संबंध रखता था, यानी हुमायूं का गुरु सतारी सिलसिले से मोहम्मद गौस थे। और वही जो हुमायूं के गुरु थे वही एक अकबर के 9 रत्नों में से एक, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनके भी एक गुरु यही थे। मसंद किसको बोलते थे, ये सिख उससे आया है क्वेश्चन कि सिखों के जो वर्ड थे उनसे संबंधित ये क्वेश्चन आया है। तो मसंद बोलते थे सिख गुरु के सहायक को। सहजदारी होता था गैर खालसा सिख। सरदेशमुखी होता था मराठा राजस्व की मांग के लिए प्रयुक्त एक शब्द। दल खालसा सिख धार्मिक संगठन को बोलते थे। निम्नलिखित में से किसे वरकरी संप्रदाय का स्थापक माना जाता है, तो वरकरी का संस्थापक थे नामदेव, और नामदेव दर्जी परिवार से थे, और ये डाकू थे पहले, और पंढरपुर के विठोबा के परम भक्त थे। विठोबा भगवान विष्णु या कृष्ण को बोलते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। शाहजहाँ ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था, ये लड़ा था गुरु हरगोबिंद सिंह के विरुद्ध, और ये लड़ा गया था 1628 में। और एक बाज उड़कर इनके खेमे में आ जाता है, इसलिए गुरु इनको देने से मना कर देते हैं, और ये भी कारण था। और गोविंदपुर नामक नगर न बसाने को लेकर भी इनके बीच में झगड़ा चला था। तो दीवान एक खालसा निम्नलिखित में से किस कार्य को देखने के लिए जिम्मेदार था, तो यह था राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि। जो मालगुजार होता था वो भूमि धारक प्राथमिक जमींदार को बोलते थे, और जो मुफ्ती होता था वो मुस्लिम विद्वान जो धार्मिक नियमों के विशेषज्ञ को कहते थे। तो अंजुमन बोलते थे स्थानीय मुस्लिम जो संस्था होती थी, इनको अंजुमन बोल देते थे। सेकंड से मिलेगा ये। तो खानजाद होते थे अनुवांशिक मुस्लिम अभिजात, फर्स्ट से ये मिलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, इनको मैच करना है कि हुंडी किसे कहते थे, दस्तक किसे कहते थे, सनद और ददनी। तो हुंडी होती थी विनिमय पत्र। दस्तक बोलते थे कर की छूट के प्रयोजन के लिए यूरोपीय व्यापारियों को जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र, दस्तक बोलते थे। आपने इसके बारे में कई बार पढ़ा होगा, कर की छूट दी जाती थी यूरोपीय व्यापारियों को इसके लिए। सनद कहते थे मुगल शाही आदेशों को सनद बोला जाता था। ददनी बोलते थे प्राथमिक उत्पादों को अदा किए जाने वाला अग्रिम धन। तो ये इनकी सही मैचिंग है। तो ये थोड़ा कटिंग है दोस्तों, तो आप मैं जो बोलूँगा वो आप सुनिए। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम अफगान साम्राज्य के संबंध में टिप्पणी की थी कि भारत में सर्वाधिक राजतंत्र स्थापित करने का संयोग था, लेकिन अफगान उपजातीय वर्ग में व्याप्त असंतोष के कारण यह संयोग टल गया। तो ये कहा था आर.पी. त्रिपाठी ने, ये फेमस राइटर हुए हैं, और ये इनकी कोटेशन थी। और ये 35 भी थोड़ा ब्लर है दोस्तों क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं हमें देखना है। उसने दीवान कोही नामक विभाग की स्थापना की, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दीवान अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन की कराधान नीति की आलोचना की है, बिल्कुल सही बात है ये। उसने उसकी जो भी उसने कराधान करके जो नीति अपनाई थी उसकी आलोचना जियाउद्दीन बर्नी करता है। कोतवाल मलिक फ़खरुद्दीन इसका वफादार था, और ये इसका दोस्त टाइप भी था दोस्तों। उसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। ये पहला सुल्तान है सल्तनत काल का कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। बाकी क्या थे, कोई सहायक मानता था अपने आप को खलीफा का, कोई उसके नीचे अंडर में कार्य करने वाला, ऐसी उपाधि धारण करते थे। तो ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो बाबर के जीवन वृत्त में समकालीन कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। बाबर के जीवन वृत्त में समकालीन कार्यों पर प्रकाश डाला गया है, तो ये सही दिया गया है।
इसमें प्रकृति के प्रति बाबर की रुचि को दर्शाया गया है। बाबरनामा की यहाँ बात हो रही है, तो उसकी रुचि जो थी प्रकृति के प्रति थी, ये बिल्कुल सही दी गई है इसके अंदर बात। इसमें फरगना, समरकंद और काबुल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई जहाँ उसने अपना समय बताया था। दोस्तों इनके बारे में तो उसने बहुत ज़्यादा लिखा है, समरकंद, फरगना, क्योंकि ये रहने का यहीं रहता था। और ये तो मेन है इसके बारे में कि काबुल में ही इसने बाबरनामा के अंदर लिखा है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे काबुल में ही दफनाना। और ऐसा ही होता है, पहले इसको पानीपत में दफनाया जाता है। पानीपत, दोस्तों पानीपत नहीं, आगरा के अंदर। आगरा के अंदर दफनाने के बाद इसकी एक पत्नी होती है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, तो वो इसको निकाल करके इसकी जो मनपसंद जगह काबुल थी वहाँ इसको दफनाती है। तो काबुल में इसकी दरगाह है, यानी कि दरगाह लगा लीजिए, या इसका जो भी शरीर है वहाँ पे उसने अपने एवं समकालीन लोगों और उनकी अच्छी और बुरी आदतों पर प्रकाश डाला है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो इंडिया के बारे में भी, यानी कि भारत के बारे में भी कुछ अच्छी बातें लिखता है, कुछ बुरी बातें लिखता है, कि जैसे कि यहाँ के लोग नंगे रहते हैं, नीचे कपड़े डालते हैं, नीचे ही कपड़ा डालते हैं, ऊपर कुछ नहीं डालते, और यहाँ के नाक चौड़ी, कुछ ऐसे ऐसे यानी गलत धारणाएँ भी इसने थोड़ी लिखी हैं। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तुलसीदास कौन सी पुस्तक के रचयिता था? तो ये थे रामचरितमानस के। और इसको क्या कहा जाता है, जो तुलसीदास की रचना है, कवितावली, रामचरितमानस, कवितावली जैसे ग्रंथों की रचना की है। और मोहम्मद यानी कि जो स्मिथ हुए हैं, उन्होंने इस स्मिथ ग्रियर्सन शायद कुछ ऐसा राइटर है, उसने इसको कुछ कहा है रामचरितमानस को लेकर के कि ये हिंदू की बाइबल, कुछ इस टाइप से इसको बोला है। आप इसको देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि मुझे अच्छे से वो फैक्ट याद नहीं आ रहा अभी। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग्य चित्रकार के लिए प्रसिद्ध था या प्रमुख था? तो ये था मिस्किन, और ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। कई में इसका बसावन दिया गया है व्यंग्यों के अंदर, कई में मिस्किन दिया गया है, लेकिन यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो मिस्किन ही है, क्योंकि मिस्किन ही मेन था। लेकिन कई पेपरों के अंदर जो भी अलग अलग दिए गए हैं, तो उनके अंदर बसावन भी दिया गया है। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक वर्ग के संगठन के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कथनों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सामसिक शाही वर्ग का एक पहलू प्रशासनिक सेवाओं के सदस्यों की छोटी सी संख्या का धीरे धीरे परनोयन था। तो ये सही दिए गया है यहाँ पे। ये सदस्य सामान्य खत्री और कायस्थ जातियों से लिए गए थे, बिल्कुल सही दिए गई यह चीज़। कुछ ब्राह्मण भी इसी शासक वर्ग में शामिल थे, ये भी सही है। तो ये सारे सही दिए गए हैं इसके बारे में। शासक वर्ग में जो भी प्रशासन में लिए गए थे, तो कायस्थ वगैरह मेन थे, खत्री भी लिए गए थे, और ब्राह्मण भी ऊंचे ऊंचे पदों पर, प्रशासनिक पदों पर थे। तो ये भी कथन से संबंधित क्वेश्चन आया। 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के शुरू में किसानों ने बार बार विद्रोह के बारे में विश्वास किया जाता है कि यह मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था। तो ये बिल्कुल सही बात बोली है यहाँ पे। केंद्रीकृत मुगल साम्राज्य ने मुगल राज्य के खिलाफ क्षेत्रीय भावना नहीं थी। तो ये जो बात कही है यहाँ पे, ये भी सही है, और लेकिन स्पष्टीकरण ये नहीं कर रही है पूरी तरह से ऊपर वाले कथन का। तो 20 का राइट आंसर रहेगा। तो आप डिटेल में यहाँ रोक के पढ़ सकते हो पोज करके। निम्नलिखित में से कौन सा जो केंद्र है भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? तो हुगली जो है वो अंग्रेज़ों के अंडर था, ना कि डचों के। डच के ये थे, ये आपको नाम याद कर लेने हैं सारे। और यहाँ पढ़ लीजिए कि ये 1602 में डचों ने कंपनियों का विलय करके यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक संस्था स्थापित की थी, और हुगली में अंग्रेज़ों के नियंत्रण में था हुगली। और ये बालासोर, करिकल और मसूलीपट्टनम जो थे, ये डचों के वाणिज्य केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है सहायक संधि का भाग नहीं है? तो सहायक संधि का इसमें से क्या भाग नहीं है वो हमें देखना है। और राज्य को अंग्रेज जनरल की कमान में अंग्रेजी पद रखना होता था, बिल्कुल सही बात है। सहायक संधि इसी को बोलते थे। राज्यों को अन्य राज्यों के साथ युद्ध करने के लिए कंपनी की पूर्व अनुमति लेनी होती थी, बिल्कुल सही बात है। राज्य अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवाय किसी यूरोपियन शक्ति के साथ संबंध रख सकते थे। ये इनकी पहली शर्त थी कि कोई भी विदेशी शक्ति है तो आप उसको अपने राज्य में शरण नहीं देंगे, कोई व्यापारिक कोठी उनको स्थापित नहीं करने देंगे। तो ये तो मेन थी। तो डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दत्तक वाला जो है लफ्स में था, इसमें नहीं था। तो आप यहाँ पढ़ सकते हो। सहायक संधि वेल्जली लेके आया था 1798 और 1805 के बीच। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने नौकरशाही का यूरोपीयकरण और ऊंचे पद पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई। ये था दोस्तों कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस ही जो है सिविल सेवा लेके आया था यहाँ पे, नागरिक सेवा इसको बोलते हैं। और यूरोपीयकरण को ऊंचे पदों पर रहने भारतीयों को ना शामिल करने की नीति अपनाई थी। 2 कथन दिए गए, उनमें से कथन छांटने हैं जो सही हैं गलत हैं।
अंग्रेज़ों ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग अवधि लागू की। बिल्कुल सही है। कहीं रेतवाड़ी थी, कहीं पे महलवाड़ी थी, कहीं पे तीसरी जो थी वो थी। तो इससे भारतीय किसान कंगाल हो गई। तो ये बिल्कुल सही बात है और इसका जो है सही स्पष्टीकरण किया गया है ये, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इससे क्या हुआ, सही दरें नहीं थी, ज़्यादा कर वसूले गए और जो वसूलने वाले थे वो डिमांड होती थी, यानी कि 1/3 या कुछ भी जो लेते थे, ये जो वसूलने वाले और भी उससे फालतू लेते थे, यानी कि ज़्यादा ही लूट मार मचा रखी थी इन्होंने। करजन किचनर का जो वर्ष 1904-5 का विवाद है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों वर्ष वायसराय की परिषद के अंदर सैन्य सदस्य का पद जो है समाप्त करने से संबंधित, ये समाप्त करने की बात हो रही थी यहाँ पे। तो इसके अगेंस्ट क्या हुआ, करजन ने इस्तीफा ही दे दिया था, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने करजन की इसको पहल को नहीं माना और उसने क्या है अपना इस्तीफा ही दे दिया था। उस शासक का नाम बताइए जिसने वर्ष 1875 में बारीक कुशासन के आरोप के कारण हटाया गया था। तो ये थे मल्हार राव गायकवाड़ बड़ौदा से, कुशासन का आरोप इन पर लगा था। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है 1872-76 में इनको भारी कुशासन का आरोप लगाकर बड़ौदा को इनको मद्रास में भेज दिया गया था। और इनके नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में ही आया था, ये भी अंतर्जातीय विवाह को लेकर था ये। तो ये भी नॉर्थब्रुक के टाइम में आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके बारे में है ये। निम्नलिखित स्थानों में से वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? तो ये हुई थी रंगपुरा के अंदर। और 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन जो लूटी गई थी काकोरी स्टेशन के पास। और ये चट्टगांव लूट हुई थी 18 अप्रैल 1930, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये चट्टगांव तो सूर्यसेन से संबंधित है। और ये है डेट्स, इनको मैच करना है कि जो किस टाइम में कौन सा हुआ है। तो पंजाब भूमि एलिगेशन जो अधिनियम है 1900 के अंदर हुआ है, पूरा 1900 है, ये कटिंग है इसमें। और केंद्रीय प्रांत भूमि एलिगेशन अधिनियम जो है 1904 है ये। उत्तर पश्चिम प्रांतीय भूमि एलिगेशन अधिनियम जो है ये है 1916 में। और दक्कन कृषि राहत अधिनियम ये हुआ था 1879 में, दक्कलवाला। तो ये थे इसके आंसर। निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालयों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित लगाना है, यानी उन किस टाइम पे ये इनको क्या करना है, कौन सा किस टाइम पे बना, इस हिसाब से इनको लगाना है। विद्या शास्त्री है दोस्तों, विश्वविद्यालय नहीं है ये, मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया विद्या शास्त्रियों को। तो जो जिस टाइम से आया है उसके हिसाब से लगाना है। तो विलियम जोन्स आया सबसे पहले और उन्होंने एशियाटिक रिसर्चेज स्टार्ट की थी। और उसके बाद आएंगे जेम्स फर्ग्यूसन, इन्होंने एक कॉलेज भी खोला था अगर आपको याद हो, शायद कलकत्ता या कोई और थर्ड पे आएंगे जेम्स बर्गेस, अलेक्जेंडर कनिंगम आएंगे 4 पर। तो इनकी आप डिटेल नीचे पढ़ सकते हो, इनकी बुक्स भी हैं। अलेक्जेंडर की जो बुक है कनिंगम की द स्तूप ऑफ बरहूत, जेम्स बर्गेस की है इंडियन एंटीक्वेरी और जेम्स फर्ग्यूसन की है आर्कियोलॉजी इन इंडिया। और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है चीज़। और ये नीचे ही सेम इन्हीं की ही बुक्स आ गई है जो ऊपर बताए गए थे, यानी कि इनको मैच करना था तो आप ऊपर वाले के हिसाब से इनको मैच कर सकते हो। मद्रास से प्रकाशित किए गए प्रथम अंग्रेजी संध्या दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या था? तो ये था मद्रास मेल, अंग्रेजी पत्र था ये। तो ये रॉबर्ट नाइट का था। और नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी समाचार पत्र जो था इसका संपादन नेहरू ने 1938 में दिल्ली से किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह न भूले कि निम्न वर्ग अपेक्षितों, गरीबों, अशिक्षितों, मोची, सफाई कर्मी में अभी आपकी भांति रक्त और मांस है और आपके भाई हैं, ये कहा था विवेकानंद ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये उनको लेकर के। और 1893 के शिकागो की विश्व धर्म सभा में इन्होंने हिंदू धर्म का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों जब ये वहाँ पे गए तो लोगों ने इनको काफ़ी सम्मान दिया। इनके जो विचार थे पूरे अमेरिका के अंदर ताड़ियाँ बजी थी उस टाइम में भारत को लेकर के, जो भारत की संस्कृति को इन्होंने प्रेजेंट किया था। लोग इनके चरणों में गिरे थे कि हमें अपना शिष्य बना लीजिए।
आप मार्गरेट जो इनके साथ आई थी, बहन निवेदिता जिसको बोलते हैं, तो आप उनका एग्जाम्पल भी देख सकते हो। 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, ये कई आंदोलन थे। तो ये कोटेशन किसकी है? सी ए बेली की। और दोस्तों ये ऐसी कोटेशन जो 1857 को लेकर के कई हैं, यानी कि 10 से 15 है ये ऐसी बोली गई हैं जो राइटरों के द्वारा। तो वो सारी की सारी आपने याद करनी है कि कौन सी किसने बोली है। ये सी ए बेली की है। और इनको आपस में मैच करना था कि कौन किससे संबंधित है। तो नारायण गुरु है जाति विवाद से संबंधित, और त्रिपुरा नैनी रामास्वामी चौधरी जो हैं वो है शंभुक वध से, और वेंकटायलम जो नायडू है ये है राइजिंग सन, ये इनकी पुस्तकें ही हैं। धरला नायडू ने स्थापना की थी वेद समाज की। इन आंदोलनों के बारे में नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करना है। तो ये टाइम के हिसाब से लगाना है कि कौन सा किस टाइम में हुआ। तो सबसे पहले हुआ वहाबी आंदोलन जो 1820-70 के मध्य अब्दुल वहाब के टाइम पे हुआ। सेकंड पे हुआ कुका आंदोलन जो पंजाब में हुआ था, पंजाब यूपी के अंदर। तो ये भी जवाहरमल के टाइम में, जवाहरमल थे, भगत जवाहरमल, 1860-70 में हुआ था। और मुंडा विद्रोह हुआ था फिर उसके बाद। नहीं दोस्तों, पहले इसके हाँ मुंडा ही आएगा थर्ड पे, क्योंकि मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1893 और 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। मोपला विद्रोह तो 1921 में हुआ था, तो ये फोर्थ पे आ जाएगा। और जो इसके नेता थे अली मुसलियार थे, इसकी डिटेल देखते हैं एक बार। तो ये देखिए, ये 1921 में हुआ मोपला, और अली मुसलियार इसके नेता थे। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये 1893 में बिरसा मुंडा और पंजाब में कुका आंदोलन, जवाहरमल। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब्दुल वहाब के टाइम में हुआ था वहाबी आंदोलन। भारत अधिनियम के कालक्रम को नीचे दिए कूट में से उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा? हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हमें पता है कि ये हुआ था 1856 में। एज ऑफ कंसेंट बिल हुआ था, ये 1929 में हुआ था। शारदा अधिनियम 1929, हरविलास शारदा। और जो ब्रह्मो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये हुआ था 56 में, 1856 में पास। तो इसके हिसाब से आप इसको लगा सकते हो। हिंदू ये दोस्तों 72 में हुआ है, 1872 में। 56 में तो विधवा पुनर्विवाह वाला हुआ है, ये 72 में हुआ है, जिसको नेटिव मैरिज एक्ट भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन का सभापति नहीं था? तो इनमें से गांधी जी बने 1924 बेलग्राम के, गोपाल कृष्ण गोखले भी बने हैं 1901-2 के करीब, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी बने हैं कई बार, लेकिन तिलक नहीं बना है। तो इनको बेताज बादशाह भी बोलते हैं इनको, बेताज बादशाह, क्योंकि ये कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। 1885 कांग्रेस स्थापना A.O. हयूम द्वारा, W.C. बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन, और बीजी तिलक ने कभी भी अध्यक्षता नहीं की। बेबल योजना का ठोस परिणाम था, तो इसका परिणाम क्या था? शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। तो इसके बाद शिमला सम्मेलन बुलाया गया था, और CR फॉर्मूला पर आधारित गांधी जी ना जो वार्ता हुई थी वो असफल हो गई थी, और फिर उसका गतिरोध को दूर करने के लिए ये चीज़ की गई थी। भर्ती और चयन की विधि के मुद्दे पर विचार करने के लिए वर्ष 1974 में संघ लोक आयोग सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो ये थी SD कोठारी समिति, और ये आप पढ़ सकते हो इसकी डिटेल। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 में मद्रास को पट्टे पर ले लिया था। ये थे फ्रांसिस डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये, फ्रांसिस डे। और मद्रास पट्टे पर ले लिया था, और अंग्रेजों ने 1611 में दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ये मछलीपट्टनम में की थी। दक्षिण भारत की बात हो रही है यहाँ पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन से युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक्शलाशैपल की संधि हुई थी, और तृतीय आंग्ल मैसूर के बाद हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इसके बाद होती है बेसिन की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद होती है पेरिस की संधि जो हुई थी 1763 के अंदर। ये क्वेश्चन 2 बार आया है। कर्नाटक युद्ध जो किसके बाद समाप्त होता है? तो ये 63 में, पेरिस की संधि होती है 1763 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। धर्म सुधार आंदोलन का जो मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जॉन विल्किफ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड को लेकर के। ये कोल्ड, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। इनके अनुयायियों को क्या कहते थे? लोलार्ड्स बोलते थे।
मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा गया। इन्हें बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में ये। कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था चर्चिल ने, जो थे इंग्लैंड के, और आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। 1990 में 26 वर्ष बाद जेल से रिहा होने के समय अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में नेल्सन मंडेला किस पद पर थे? तो ये वाइस प्रेसिडेंट, और ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। मार्शल योजना क्या थी दोस्तों? ये थी साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका द्वारा दिया गया एक आर्थिक पैकेज, जो देश गरीबी में थे उस टाइम उनको दी गई थी योजना कि ये, ताकि ये साम्यवाद की तरफ आकर्षित ना हो जाए, तो इनको रोकने के लिए ये योजना चलाई थी। आप ये डिटेल पढ़िए एक बार सारी, मैं नहीं पढ़ूंगा दोस्तों इसको, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा इस चीज़ के अंदर। आप ये डिटेल ज़रूर पढ़िए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर दी गई है। मैंने भी थोड़ी चीज़ें हाईलाइट की गई है, क्योंकि मैंने भी की है इसमें हाईलाइट चीज़ें, तो आप इसको पढ़ना। ईएचकार का कार्यकारण संबंध के विषय में क्या विचार है? तो ईएचकार कहता है कि कार्यकारण संबंध के बिना इतिहास को नहीं समझा जा सकता। तो इसने कार्यकारण संबंध पर काफ़ी जोर दिया है। और इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है, ये किसने कहा? ईएचकार ने ही कहा है कि जो इतिहास का अध्ययन है वो कारणों का ही अध्ययन है। ये ईएचकार की बात है। ईएचकार ये ऐसा लिखता है। उत्तर आधुनिकतावादी ऐतिहासिक कारणता के संबंध में क्या विचार रखते हैं? तो ये रखते हैं कि संबंध में अनेक विचारधाराएं हैं। 20 का राइट आंसर है। डिटेल भी आप पढ़ सकते हो। उत्तर आधुनिकतावादियों में समय की विचारधारा कौन सी नहीं है? तो समय की जो विचारधारा इन्होंने उत्तर इनके अनुसार डी नहीं है, बाकी ये सभी हैं, तो आप ये पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से यह किसने लिखा है कि कार्यकारण संबंध इतिहास के लिए बाधक है? तो ये लिखा है थियोडर जेलिडिन ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। पीएचडी का कहीं भी आप एंट्रेंस दोगे तो इस टाइप की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। वहाँ पर 1976 में लिखा है कि ये, तो आप पढ़ सकते हो। दो उत्पीड़क इनको माना है, तिथिक्रम और कारणता को। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समय के संबंध में वर्णनात्मक इतिहास लेखन एक कमजोर नींव पर भवन निर्माण करने के समान है? ये लिखा है एंकर स्मिथ ने। और इनको आपस में मैच करना है, कौन कहाँ से संबंधित है। तो बागोर जो है, बागोर राजस्थान का क्या है? मध्य पाषाणिक स्थल है। मध्य प्रदेश, राजस्थान का मध्य पाषाणिक स्थल बागोर। और ब्रह्मगिरी जो है ये है कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल। और माहेश्वर जो है मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणिक स्थल। टेकलकोटा क्या है? कर्नाटक का नवपाषाणिक स्थल। तो ये इसकी मैचिंग थी। नेक्स्ट करते हैं। तो थोड़ी कटिंग हो रखी है दोस्तों साइड में। किस आदि ऐतिहासिक स्थल से मोटे जो है रेशम के धागे का प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है निवासा से। निवासा काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। और जो निवासा जो है महाराष्ट्र के अंदर है, और जबकि जो अनाज, गेहूं, धान और जो दाल है, इनके साक्ष्य जो है नवदा टोली से मिलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये। और ये साक्ष्य नवदा टोली से मिले हैं। इनाम गांव से कुम्हार, धातुकार, चूना बनाने वाले, मूर्ति बनाने वाले कारीगर के साक्ष्य मिले हैं। तो ये चीज़ें इनाम गांव से मिली है। ये जो डिटेल है दोस्तों, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर इस पर ध्यान दें, ज़रूर उसको पढ़ें। जो शुद्ध रक्त आर्य सिद्धांत था उनमें किससे संबंधित है? ये है नाजीवाद से संबंधित। नाजीवाद ये जर्मन से संबंधित है, जर्मनी से। नाजीवाद की विचारधारा हिटलर के नेतृत्व में हुआ, तो ये अपने आप को आर्य कहता था। और ये जो हमारा यानी कि जो हिंदू धर्म के अनुसार जिसको जो सत्या बोलते हैं, चिन्ह होता है जो, वो इसको अपनी बाजू पर बांध के रखते थे ये नाजी। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा है इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो ये कहा है थ्यूसिडाइड्स ने। 20 का राइट आंसर है। और ये इसने ऐसा कहा है। और हेरोडोटस जो है इसमें दिया गया है इतिहास का इनका पिता बोलते हैं। हिकेटियस को भूगोल का पिता बोला जाता है। तो हिकेटियस भूगोल को लेकर के इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित कृतियों में से क्या है? कौन सी कृति के लेखक लियोपोन वांके नहीं हैं? तो हिस्ट्री ऑफ रोम इनकी नहीं है, तो यही इसका आंसर है। हिस्ट्री ऑफ फ्रांस इनकी है। हिस्ट्री ऑफ पोप्स इनकी है। जर्मनी हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ रिफॉर्मेशन इनकी है। तो ये जो है, जो हिस्ट्री ऑफ रोम है, ये बुक है थियोडर मॉम्सन की।
थियोडर मॉमसेन की ये बुक है। दोस्तों ये थे हमारे 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।